ये हम सब जानते हैं। हम कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग काम को, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक पूंजी की ज़रूरत होती है, और वो पूंजी हमें अधिकतर बैंक के द्वारा या बैंक की किसी अन्य स्कीम के द्वारा या योजना के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। मैं इसके बारे में आपसे 2 स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। एक स्कीम तो हमारी पीएमएफएमई स्कीम की है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमारे डीएचओ साहब ने बताया आपको। थोड़ा सा मैं इसमें और विस्तार से बताना चाहूँगा। पीएमएफएमई जो हमारा नाम है, जिसका पूरा अगर हम फुल फॉर्म देखें, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज, अर्थात फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, औपचारिकता में लाना, फॉर्मल सिस्टम में लाना। किसको? माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? हमारे जो छोटे छोटे स्तर पे जो हमारे किसान भाइयों ने जो खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट्स लगा रखी हैं, वो कोई कोल्हू हो सकता है, वो कोई तेल बनाने की यूनिट हो सकती है सरसों से, वो आटे की चक्की हो सकती है, वो अचार मुरब्बे बनाने की यूनिट हो सकती है, पापड़ बनाने की यूनिट हो सकती है। तो जो हमारे किसान भाई जो छोटे स्तर पर कर रहे हैं, वो हम देखते हैं वो औपचारिक मतलब कहते हैं फॉर्मल सिस्टम में नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? वो कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो बस घर से काम करती है। इसको इस तरीके की यूनिट्स को, जिसको हम घरेलू उद्योग यूनिट कहते हैं, इनको फॉर्मल सिस्टम में कैसे लाया जाए, यानी उनका अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उनका अपना कोई ट्रेडमार्क हो, उनके पास FSSAI सर्टिफिकेट हो, और वो कैसे जो है अपने पदार्थ को सही तरीके से मार्केट कर सकें। फॉर्मल सिस्टम में उनको लाने के लिए ये स्कीम आई है। और ये स्कीम के अंदर, जैसा ऑलरेडी डीएचओ साहब ने आपको बताया है, कि बेसिकली क्या है, यदि आप कोई अपना यूनिट जो है उसको फॉर्मल सिस्टम में लाना चाह रहे हैं, तो उस यूनिट को फॉर्मल सिस्टम में लाने के लिए उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो खर्चा होगा, उसके सर्टिफिकेट्स को प्राप्त करने के लिए जो खर्चा होगा, FSSAI सर्टिफिकेट हो गया, ट्रेड मार्क्स हो गए, पैकेजिंग यूनिट लगाने के लिए आपकी कोई मशीनों की ज़रूरत है उसके लिए जो खर्चा होगा, या आपको अपने यूनिट में कुछ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है, कोई नई तकनीक इंट्रोड्यूस करनी है, उसके ऊपर जो खर्चा होगा, इस प्रकार के जो भी आप खर्चे करना चाहते हैं या अपने पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं। आज आपका अगर मान लीजिए जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1 क्विंटल है, आप उसको बढ़ा के 10 क्विंटल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जिन उपकरणों की ज़रूरत है, इस तरह के जो खर्चे हैं, ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट बनेगा, इस प्रोजेक्ट के इस खर्चे के ऊपर इस स्कीम के अंतर्गत आपको लाभ मिलता है। सरकार चाहती है कि आप अपने काम को फॉर्मल सिस्टम से, सही मानकों के हिसाब से, सही स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और सही रजिस्ट्रेशन के हिसाब से करें। और उसमें जो आपको हेल्प मिलती है, जैसा डीएचओ साहब ने आपको ऑलरेडी बताया, जो पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उसका 35% जो है वो सब्सिडी के रूप में, अंशदान के रूप में आपको होता है। तो पूरे यदि मान के चलें, आपको अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो यूनिट लगाना है, जो यूनिट को सेटअप करना है, उसके लिए यदि आप 100 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, तो 35 रुपये का अंशदान आपको इस स्कीम के अंतर्गत मिल रहा है। अब रही बात बाकी 65 रुपये आपको कहाँ से मिलेंगे? 65 रुपये भी कम नहीं है, वो भी आपको चाहिए। उसके लिए आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक किसी भी प्रकार की योजना के लिए, किसी भी प्रकार के मतलब कि प्रोजेक्ट के लिए लोन देगा, एज लॉन्ग एज वो, जिसको बैंक कहते हैं ना, बैंक की तरफ से वायबल होना चाहिए। वायबल मतलब बैंक को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि इस यूनिट से आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि आप ना सिर्फ उसका लोन वापस कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए भी बचा सकते हैं। वो वायबल एक बनानी होती है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्कीम है भारत सरकार की AIF के नाम से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। भारत सरकार ने ये बात मानी कि कई बार हमारी बहुत से ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि शुरू में शायद उतने वाइबल ना हो पाए, और आप बैंक को जाके कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि हमारी यूनिट जो है वो डे 1 से प्रॉफिट अर्न करेगी, तो बैंक जो है शायद आपको लोन देने में थोड़ा झिझके। तो ये जो स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इस स्कीम के अंतर्गत हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि हमारा जो फार्म है, जो खेत है, खेत के ऊपर ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिससे कि प्राइमरी प्रोसेसिंग, जो हमारे खेत में जो भी उपज हो रही है उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग वही खेत में की जा सके, और उसके लिए किसान को अतिरिक्त कहीं और जाके खर्चा ना करना पड़े। प्राइमरी प्रोसेसिंग की डेफिनेशन आप सब लोग जानते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए अगर आप खेत में कुछ भी किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो आप उसमें AIF में मदद ले सकते हैं। अब इसमें क्या मदद मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मदद ये है कि आप प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए कोई यूनिट लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप बैंक से कोई लोन ले रहे हैं, तो उस लोन के ऊपर आपको भारत सरकार की तरफ से लोन के इंटरेस्ट पर 3% का छूट होती है, 3% की सब्सिडी लोन के इंटरेस्ट। साथ ही साथ भारत सरकार, नाबार्ड और सभी बैंकों का एक MOU भी हो गया है, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड हुआ है कि इस स्कीम के अंदर जो लोन मिलेगा उसमें
में कोई भी बैंक हमारे किसी भी किसान भाई से 9% से ज़्यादा लोन नहीं ले सकता, यानी 9%, यानी बैंक आपको 9% पे लोन देगा और उसमें 3% की छूट आपको भारत सरकार से मिलेगी, तो आपका लोन अधिक से अधिक 6% पर बनेगा। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यदि स्कीम के अंदर लोन लेने वाला जो बेनिफिशियरी है वो कोई इंडिविजुअल किसान ना होकर कोई एफपीओ है, यदि कोई एफपीओ लोन लेता है तो उसको और अतिरिक्त 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगा। यानी अगर आप एफपीओ के माध्यम से लोन लेते हैं तो 3% तो अंशदान जो है इंटरेस्ट पे अंशदान भारत सरकार ने दे दिया, 3% आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो एफपीओ के लिए बहुत ही लाभदायक योजना है जिसके अंतर्गत वो कोई प्राइमरी प्रोसेसिंग का यूनिट लगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे ज़िले में, सच बताऊं तो हमारा ज़िला गन्ना प्रधान ज़िला है और गन्ने को लेकर प्राइमरी प्रोसेसिंग बहुत अधिक नहीं होती है। गुड़ बनाना जिसको कोल्हू लगाना कहते हैं वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आता है डेफिनेशन के हिसाब से, परंतु क्योंकि इस तरह के हमारे और बहुत ज़िले हैं, बहुत हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि गन्ना ही प्रधान है एक्टिविटी और प्राइमरी प्रोसेसिंग बहुत अधिक नहीं होती है। तो अभी रिसेंटली हाल ही में कुछ महीने पहले गन्ने से गुड़ बनाने का काम, खांड बनाने का काम, इस एक्टिविटी को भी एआईएफ के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो यदि अब आप गन्ने के गुड़ बनाने का या खांड बनाने की यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप उसको एआईएफ के अंतर्गत ले सकते हैं, एआईएफ के अंतर्गत आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको 2 स्कीमें बताई, पीएमएफएमई और एआईएफ। पीएमएफएमई भी फूड प्रोसेसिंग के लिए है, एआईएफ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अंशदान के लिए है। आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं। तो यदि आपको मान लीजिए कोल्हू लगाना है गुड़ के लिए, खांड के लिए, इस प्रकार की कोई आपकी एक्टिविटी लगानी है, मैं एग्जांपल कोल्हू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ गन्ने के किसान ज़्यादा है ना, तो उसमें एक तरफ तो आपको एक स्कीम में आपको टोटल प्रोजेक्ट आउटले में 35% तक की छूट मिल जाएगी भारत सरकार की तरफ से, और वहीं बाकी का जो 65% जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन। आप दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ के भी आप काम कर सकते हैं, जिससे कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत लाभदायक हो जाता है। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इससे यदि आप बैंक में लोन लेते हैं एआईएफ के अंतर्गत तो ये बैंक यूजली क्या कहता है, भाई लोन तब दूंगा जब मुझे कोई जमानत मिलेगी, कुछ कोलेट्रल मिलेगा, और हमारे किसान भाई के पास कोलेट्रल नहीं होता है, सच्चाई है। इसीलिए इस स्कीम के अंदर भारत सरकार ने ये बोला है कि क्रेडिट गारंटी जो है वो भारत सरकार की तरफ से मिलेगी। किसान को कोई अलग से क्रेडिट गारंटी के लिए कोलेट्रल या कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट गारंटी भारत सरकार की तरफ से मिलेगी। और आप सबको मालूम हो कि जैसा आप में से कुछ लोग हो सकते हैं शायद उनका अपनी कुछ छोटी मोटी दुकानें हो या कुछ व्यापार भी हो, कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर यदि भारत जो CGST होती है स्कीम होती है उसमें यदि आप क्रेडिट गारंटी लेते हैं तो उसकी फीस भरनी पड़ती है ना, परंतु इस स्कीम के अंदर जो क्रेडिट गारंटी भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है उसके ऊपर फीस भी भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो आपको उस क्रेडिट गारंटी ना आपको कोई कोलेट्रल देना है, ना ही आपको उस क्रेडिट गारंटी की कोई फीस देनी है। तो ये भी एक बहुत मतलब किसानों के हित के लिए योजना है, क्योंकि हमारे किसान भाई ताकि जल्द से जल्द इस योजना का लाभ लेके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सके, अपने फार्म लेवल पर खेत में ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सके। और इसको आप अगर फूड प्रोसेसिंग से जोड़ लें, दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन ले लें तो बहुत अच्छी योजना आप लोगों से बन सकती है। तो ये मेरी जो है मैं इसके बारे में 2 स्कीम के बारे में आपको बताना चाह रहा था। नाबार्ड की तरफ से भी यदि आपको बताऊं तो देखिए, एक तो इस स्कीम में नाबार्ड जो है जैसा मालूम है वो एपेक्स लेवल बैंक है, और हम जो है हम बैंकर्स के बैंक हैं, तो हमारी तरफ से डायरेक्टली लोन नहीं दिया जाता है किसानों को, लेकिन हम इन सभी स्कीमों में बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। एआईएफ की स्कीम में भी बैकग्राउंड में नाबार्ड की तरफ से जो फंड्स आ रहे हैं, इसमें बहुत सी स्कीमों में क्रेडिट गारंटी नाबार्ड की तरफ से आ रहा होता है, ठीक है। बैंकों को जो बैंक यदि आपको कोई एग्रीकल्चर का लोन दे रहे हैं तो उस लोन को नाबार्ड की तरफ से सस्ते दर में बैंकों को हम लोन देते हैं ताकि वो आगे आप तक जो है सस्ते दर में लोन पहुँचा सकें। तो नाबार्ड जो है वो बैंक्स को लोन दे रहा है। नाबार्ड जो है बहुत सी भारत सरकार की स्कीम्स हैं जिनको चलाने के लिए जो है वित्तीय लोन दे रहा है। इसके अलावा नाबार्ड जो है ट्रेनिंग्स कराता है। फूड प्रोसेसिंग को लेके भी पिछले साल हमारी डिस्ट्रिक्ट में 2 ट्रेनिंग हुई हैं, और उन ट्रेनिंग्स के बाद हमने जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स के जो हमारे जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको हमने जो है जोड़ा है अपने पीछे। अब आ रही है जी? हाँ ठीक है जी। तो हमने उनको जो बैंकों से जोड़ा है, उनके यूनिट सेटअप करवाए हैं हमने। तो ये हम
हम स्किल डेवलपमेंट में ग्रांट, जो हमारा ग्रांट बेस्ड प्रोग्राम है वो स्किल डेवलपमेंट में जा रहा है, एफपीओ के फॉर्मेशन में जा रहा है। एफपीओ जैसे जो आपको मालूम है सभी ब्लॉक्स में बन रहे हैं, उसमें कई ब्लॉक्स में जो है एफपीओ नाबार्ड की तरफ से बन रहे हैं। तो इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से पहले भी अलग से भी एफपीओ बन रहे थे, जिसमें कि एफपीओ बनाने के लिए नाबार्ड जो है ग्रांट दे रहा है, हेल्प कर रहा है सीबीपीओ को और किसानों को जोड़ रहा है। प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, त्योड़ी में एक एफपीओ जो है नाबार्ड की मदद से, सहायता से, ग्रांट से, चॉकलेट भी बना देंगे, ग्रांट से दिया बनाया गया है, जिसमें कि मिल्क की प्रोसेसिंग का हमने यूनिट सेटअप करेंगे। तो वो दूध का एफपीओ है, वो एफपीओ जो है वो डेयरी एफपीओ है, दूध का एफपीओ है, और मिल्क की प्रोसेसिंग के लिए हमने वहाँ 2 यूनिट सेटअप किए हैं, जिस यूनिट्स के माध्यम से वो खोया, बर्फी, पनीर, घी, इस प्रकार के उत्पाद अपने खुद के बना के, अपने खुद की ब्रांडिंग लगा के, अपने खुद के नाम से मार्केट में बेच रहे हैं। तो इस प्रकार नाबार्ड जो है किसानों से जुड़ा रहता है। किसानों के लिए जो कुछ भी मतलब हम कोशिश करते हैं कि किसानों के साथ हम जो